तो इस वक्त मैं ये बता देना चाहती हूं कि 11:27 हो रहे हैं। भारत मंडपम में दुनिया के कुछ ताकतवर मुल्क बैठकर आगे की दिशा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और थीम है इसका वन अर्थ वन फैमिली का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रल भाषण दिया। उससे पहले सारे मेहमानों का खुद वहां पर मौजूद रहकर स्वागत किया और उसके बाद जब मोहम्मद बिन सलमान आखिरी वो गेस्ट थे जो पहुंचे, उनके साथ वो उस राउंड टेबल पर पहुंचे जहां पर सारे सदस्य देश मौजूद थे। वहां पर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की हिंदुस्तान के उस मूल मंत्र से। उन्होंने कहा, हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हम समावेशी और एक ऐसा गठबंधन आप लोगों के साथ चाहते हैं जो दुनिया की दिशा को बदल कर रख दे। ये सदी जो है, आने वाली सदी बदलाव की सदी है और इसमें हम सबको काम करना है और इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हर किसी का साथ लेकर आगे बढ़े। और फिर उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जो अफ्रीकी संघ है जिसमें 55 देश आते हैं, इस समूह को भी G20 का हिस्सा बनाया जाए, परमानेंट यानी स्थायी मेंबर के तौर पर। उन्होंने अपने बाकी सारे सदस्य देशों से इजाजत ली और उसके बाद गवेल को 3 बार पीटा और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो वहां पर अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष थे उनको अपनी जगह बैठाकर आगे की कार्रवाई शुरू की। और फिर उन्होंने ये कहा कि अब मैं पत्रकार मित्रों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि हम अपनी मीटिंग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से वो जाने का कष्ट करें। ये सारे कैमरा से ली गई तस्वीरें आपके सामने अलग अलग विंडो में नज़र आ रही है। मेरे साथ सारे खास मेहमान हैं और इसमें एक और बदलाव देखने को मिला है। वो बदलाव क्या था, जब 2022 में बाली में G20 समिट हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे जो कंट्री प्लेट थी वो इंडिया थी और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं तब उनकी कंट्री प्लेट के आगे भारत लिखा हुआ था। दोनों हमारे मुल्क है, लेकिन भारत जो कि हमारा असल नाम है, जो किसी और ने नहीं दिया है, इस धरती इस भूमि का नाम हजारों वर्षों से जो रहा है उसका मुजाहरा करते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आ रहे थे। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विनोद जी, इस भारत और इंडिया पर मैंने आपकी टिप्पणी नहीं ली थी और इसीलिए मैं चाहती हूं कि जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप इस मसले को कैसे देखते हैं। और स्पेशली तब बड़ा दुख होता है जब इस पर भी लोग राजनीति करने लगते हैं या फिर सिर्फ इसलिए इसकी मुखालिफत करने लगते हैं क्योंकि ये मोदी काल में हो रहा है। जी रुबिका जी, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम सबको मालूम है कि इस देश की आइडेंटिटी, इस देश की असली पहचान भारत के रूप में है और उसमें 2000-3000 साल पहले स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे हमारे ट्रीटीज हैं जिनमें इसके बारे में कहा गया है। मैं एक एक उनको नहीं बताता हूँ, लेकिन सबको मालूम है इसका पॉलिटिकल मीनिंग है। अब वो कैसे शुरू हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में 3 नाम हैं जिन पर चर्चा हुई, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। सहमति बनी कि भारत पर और इंडिया पर, उसमें इंडिया और भारत पर जो सहमति बनी। लेकिन मुश्किल ये है कि ज़्यादातर लोग अंग्रेजी को, जो अंग्रेजी का में लिखा हुआ संविधान है, उसको कंसल्ट करते हैं और सोशल मीडिया में वही चलता है कि इंडिया दैट इज़ भारत। हिंदी का संविधान पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। संविधान का क्या नाम है? भारत का संविधान, हम भारत के नागरिक, भारत जो जिसको इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं, इनमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर अब इसको मोदी जी या भारत सरकार इस तरह की बात कहने लगी है, एक और महत्वपूर्ण बात जानिए, इंग्लिश के अलावा जितनी भी भाषाओं में भारत का संविधान लिखा हुआ है, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, सब में भारत ही लिखा हुआ है। तो इस पर कोई किसी को विवाद नहीं होना चाहिए। अब इसमें अगर ये एक नई जानकारी मुझे लगता है दर्शकों को मिली होगी। अलग अलग भाषा में जो संविधान है उसमें इंडिया नहीं, उसमें भारत का संविधान, और बाकी जो भाषाएं हैं उसमें भी भारत ही का जिक्र किया जी बिल्कुल, सब में भारत का ही जिक्र किया हुआ है। अब इसमें मुख्य बेसिकली जो मुझे नज़र आ रहा है, चूँकि मैं इंटरनल पॉलिटिक्स भी फॉलो करता हूँ, इस विवाद को जो I.N.D.I.A है उससे लिंक करने की कोशिश की कि शायद इस अलायंस बनने के बाद प्रधानमंत्री या जो अभी
रूलिंग पार्टी है वो इतना डर गया है कि वो उससे मुक्ति चाहता है, इस तरह के आर्ग्यूमेंट कहे जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का पहले से ही, जैसे वो अपनी सांस्कृतिक विरासत की बात करते रहे हैं और बहुत सारी ऐसी आइडेंटिटीज़ जिनको वो विदेशी मानते रहे हैं, चाहे राजपथ की बात हो, चाहे लोक कल्याण मार्ग बनाने की बात हो, या नए पार्लियामेंट की बात हो, इस तरह की आइडेंटिटी को, और ये उनका स्टेटेड आइडियोलॉजिकल वो है, ये हमेशा से इस तरह की बात करते रहे। अच्छा, ऐसा नहीं है। इसको इस बात से कैसे जोड़ा जाए विनोद जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से, इस बार नहीं पिछली बार उन्होंने कहा था कि हमें जो गुलामी के प्रतीक हैं उनसे मुक्ति लेनी होगी, हमें उससे निजात चाहिए होगी। क्या ये जो नाम हमें बाहर से मिला है ये उस प्रतीक में शामिल होता है? देखिए, अगर उस प्रतीक में शामिल है, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में भी इस पर मुक्ति की बात कही गई थी कि हम इसको धीरे धीरे डाइल्यूट करेंगे। जैसे 370 का होता है ना, कहा जाता है कि धीरे धीरे डाइल्यूट कर देंगे, तो ये वही है। लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये लग रहा है किसी को कि प्रधानमंत्री या सरकार इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बदलेगी, वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये इसी तरह से होगा जैसा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को भारत का प्रधानमंत्री लिखा जाएगा, राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति लिखा जाएगा, और जहाँ जहाँ पर भी इसको भारत के तरह से परिचय दिया जाएगा वैसा ही किया जाएगा। इसलिए कि चुनावी साल है, इस बड़े परिवर्तन का भी वो नहीं है। और लेकिन कोई ना तो गलती है, ना खामी है, ना किसी तरह की और कोई बात है। भारत पर अगर आप फख्र करते हुए, गर्व करते हुए उसे देश के, दुनिया के अलग अलग देशों के सामने रख रहे हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें एक और पॉलिटिकल बात जोड़ने को करूँगा। अगर सारे लोग इसके समर्थन में खड़े हो जाते तो शायद ये मामला दब गया होता। अब इसको चूंकि भारत के नाम पर कि ये मोदी का किया धरा है, इसलिए मोदी का विरोध कर रहे हैं, तो जो लोग इस तरह के आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उन पर ज़्यादा लोग नाराज हो रहे हैं कि भारत का जो हमारा असली आइडेंटिटी है, अगर हम उसी को नहीं पहचाने। विनोद जी, मामला तो कुछ और था, लेकिन अब आप चिढ़ ही गए हैं तो हम इतराएंगे, आप चिढ़ते जाइए वाली जो पॉलिटिक्स है वो चलती रहेगी। मेजर अली भी हमारे साथ मौजूद है। आज एक और बड़ी चीज़ हुई है, और वो बड़ी चीज़ क्या थी? जो अफ्रीकी संघ है उसे G20 का हिस्सा बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवेल का इस्तेमाल करते हुए ऐलान किया, अफ्रीकी संघ अब G20 समूह का स्थायी सदस्य है। 55 देश आते हैं। पहले वो जो ऐलान किया था वो सुनिए, और इस कूटनीतिक जीत पर थोड़ा डिस्कशन। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, और इसी के साथ इतिहास रचा गया। हिंदुस्तान की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 का हिस्सा बनाया गया। आधिकारिक तौर पर ये 2002 में लॉन्च हुआ था। मतलब ये जो अफ्रीकी संघ है 55 देशों का ये समूह है, और कहा जाता है कि लगभग 2.26 ट्रिलियन इसकी कुल GDP इन 55 देशों की।
अब ये जीपीएस है हिंदुस्तान का। जीपीएस कैसे है? हिंदुस्तान इस अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आप इसे समझ लीजिए। अब कैसे? देवनाथ जी भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और ग्रुप कैप्टन डी के पांडे भी हैं, मेजर शाह भी हमारे साथ हैं, विनोद शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले देवनाथ जी, आप जरा दर्शकों को इस बात को आसान शब्दों में अगर समझा पाए, भारत के लिए अफ्रीकन यूनियन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों G20 में इसका शामिल होना एक कूटनीतिक जीत है? भारत के लिए और हमारे विदेश मंत्रालय के लिए और मोदी जी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। भविष्य की पीढ़ियां ना सिर्फ भारत में वरन अफ्रीका के देशों की जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो याद रखेंगी कि भारत ने ये प्रपोजल सबसे पहले दिया था और भारत ने आज की मीटिंग में सक्सेसफुली अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया। देखिए, हमें याद रखना पड़ेगा कि अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों में से एक है। ना सिर्फ भारतवर्ष के हजारों लाखों लोग वहां काम करते हैं, लेकिन अफ्रीका के जो लोग हैं वो भी भारत के लोगों को अपना समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे यहाँ से हजारों 10,000 से ज़्यादा ट्रूप्स जो हैं वो नॉर्थ अफ्रीका की लड़ाई में उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया। वहाँ से जो रिलेशनशिप चालू हुआ उसके बाद आज आप अफ्रीका के किसी भी देश में चले जाइए, आप देखेंगे भारतीय मूल के जो लोग हैं, हमारे व्यापारी, हमारे ट्रेड करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट और भारतीय एंटरप्रेन्योर्स अफ्रीका में जी जान से अपनी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अफ्रीका के लोगों को मालूम है कि भारत ने जो उनको इंक्लूड किया है G20 में, उसमें भारत का कोई स्वार्थ नहीं है। भारत की सिर्फ एक ही मंशा है कि ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के वो देश जो विकास की दौड़ में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, विकासशील हैं, वो भी दौड़ कर एक दिन आगे बढ़ जाएं। और देवनाथ जी, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आज जो हमारी थीम है वन अर्थ वन फैमिली की, और उस वन फैमिली में विविधता जब तक नहीं होगी और जब तक वो समावेशी नहीं होगा, तब तक आप कैसे इस पूरे के पूरे मैसेज को स्ट्रांगली हर दुनिया के मुल्क तक कन्वे कर पाएंगे? और ये मुझे लगता है प्रतीकात्मक कम है, रणनीतिक ज़्यादा है। आपको क्या लगता है डॉक्टर पांडे? ये मैं कहूँगा कि जो हमारा ब्रह्म वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, इसकी पुनः क्रियान्वयन हुआ है। हमने अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास किया है और हमने इस नीति को और सुदृढ़ किया है, क्योंकि 2.26 ट्रिलियन की इकोनॉमी जैसे बता रहे हैं, ये अफ्रीका यूनियन में जो टोटल देश हैं उसमें से 6 देश ऐसे हैं जो कि विश्व की 12 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से स्थान रखते हैं। अब लेकिन इतने सबके बावजूद भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अफ्रीका यूनियन को बहुत लाभ होने वाला है, भारत तो निश्चित रूप से लाभ होगा क्योंकि उसके जो है सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध और इम्प्रूव होंगे। महत्वपूर्ण यह है कि अफ्रीका यूनियन के जो देश हैं वो 55 देश, जैसा कि आपने जिक्र किया, ये बहुत ज़्यादा दुश्वारियों से पेश आ रहे हैं। सबसे बड़ा इशू उनके सामने हेल्थ इश्यूज़, और भारत ने जिस प्रकार से हेल्थ के क्षेत्र में जो कामयाबी हासिल की है, डिप्लोमेसी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसके बारे में बहुत हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन अफ्रीकन देश में एड्स, मलेरिया जैसे इश्यूज़ हैं, इनको एड्रेस करना ज़रूरी है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है एड्स के केसेस जो हैं इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब ये हेल्थ इश्यूज़ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, प्लस रिक्वायर्ड फंड्स नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम जो है वहाँ की पॉलिटिकल जो इम्बैलेंसेस हैं, इश्यूज़ हैं, वहाँ जो गैर लोकतांत्रिक जो ग्रुप्स हैं वो बहुत जल्दी जो है पनपते हैं और आपस में उनके बीच में काफ़ी विवाद होता है। इसी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर जो है, आपको अखबारों में आप अगर ध्यान दें पिछले 2-3 साल की खबरें देखें तो सिविल वॉर बहुत आराम से हो जाती है क्योंकि वहाँ ग्रुप जो है अनियंत्रित होकर चालू हो जाते हैं। प्लस क्लाइमेट के ऊपर जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक्स के में हालांकि मैंने कहा कि 6 वो हैं देश हैं, और ये जब भारत के साथ जोड़ेंगे इनको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, अपने जो इनकी कॉम्पिटेंस है, जिनकी महारत है जिस क्षेत्र में, उसको और बढ़ावा मिलेगा। हमें तो एक और मसले पर चर्चा इसलिए ग्रुप कैप्टन करनी ज़रूरी है। विनोद जी एंड मेजर शाह, मैं चाहूँगी आप लोग अपना इनपुट इसमें दें। वो विनोद जी, ये है कि चीन ने इन कंट्रीज़ में बहुत कर्ज दिया हुआ है। मैं हैरान हो गई, 2016 का जो कर्ज का आंकड़ा है इस अफ्रीकी संघ में, 2016 का आंकड़ा वो 492 बिलियन अमेरिकी डॉलर था,
और आज जब मैं बात कर रही हूँ, जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 2020 का है, वो है 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। मतलब अमेरिका ने अपने माफ कीजिएगा, चीन ने अपने अलग अलग बैंकों, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग संस्थाओं द्वारा इन अफ्रीकी संघ में कर्ज का जो मकड़ जाल फैलाया था, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है कि हिंदुस्तान जानता है बाहर लेकर आइए ताकि चीन को भी मात दी जा सके और इन लोगों को उस चंगुल से बचाया जा सके। विनोद जी। रुबिका जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये प्रश्न मुझ पर आया और मैं इस पे जरूर बात करना चाह रहा था। मैं इसलिए कि टेलीपैथी हो रही है सर ये। देखिए, ये बेसिकली मेरी समझ के हिसाब से ये निश्चित तौर पर चाइना के जो न्यू इम्पीरियलिज्म है उसको टारगेट, उसको रोकने की एक योजना के तहत काम किया हुआ है। अब इसमें दो तीन फैक्टर हैं। एक और दो फैक्टर्स की सर ने चर्चा कर दी कि हेल्थ को लेकर के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए उनको फंड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास, वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आप निकाल नहीं सकते हैं। केवल मिडिल ईस्ट में तेल का भंडार नहीं, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ में तेल के भंडार हैं और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो रशिया को और भारत को दोनों को तेल सप्लाई करते हैं। तो वो उनका एक्सप्लॉयटेशन चाइना अपने हिसाब से कर रहा है और लगभग गुलामी जैसी स्थिति बहुत सारे देशों को चाइना ने बना रखा है। उससे मुक्ति दिलाना उनके मैं तो अभी सिर्फ इस बात की अनुभूति कर रही हूँ कि उस गोल मेज पर चीन के जो प्रधानमंत्री बैठे होंगे उस वक्त वो क्या सोच रहे होंगे जब अफ्रीकी देशों के इस समूह को, अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है, क्योंकि उनके दिमाग में तो वो सारी की सारी तस्वीरें घूमने लगी होगी। मेजर शाह, विथ योर परमिशन बस एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ और उसके बाद मैं आप ही से शुरुआत करने वाली हूँ। ये G20 का आयोजन, अभी बैठकों का दौर चल रहा है, फिर इस भी वर्किंग लंच आज प्रधानमंत्री की तरफ से होगा। वर्किंग लंच मतलब ये होता है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहीं पर खाना खाए जल्दी से, उसके बाद वापस काम करेंगे और उस बीच बायलैटरल मीटिंग्स भी होने वाली है। तो आज बड़ा बिजी शेड्यूल और दिन रहने वाला है, इसलिए आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए, अपना काम भी करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है।